गुड मॉर्निंग सबको। हो आज कर दूंगा निधि जी, क्योंकि मैं नंबर ही सेव नहीं कर पाया था कल। जिस पेपर पे लिखा था वो पेपर यहीं पे छूट गया। इंद्रजीत जी, भावनी जो है वो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है जो परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। ठीक है। ठीक है, ठीक। चलिए, आज ट्रिटी को पढ़ना है। ठीक है। नहीं, साउथ कोरिया का तो नॉलेज नहीं है। ब्रिटेन ने किया है, अमेरिका भी कुछ किया है, साउथ कोरिया नहीं किया है। कौन से न्यूज़पेपर में? नाभिकीय संलयन तकनीकी का दैनिक भास्कर। ठीक है, देख लूंगा। मैं भी हो सकता है अगर आज आया हो तो किया हो। चलिए, हाँ, गुड मॉर्निंग प्रमोद जी। कल तो छुट्टी का कोई मैसेज नहीं आया है। ठीक। अरे तो आदर्श जी, अभी सिलेबस कहाँ खत्म हुआ? कल किसी की छुट्टी नहीं है, कल क्लास है। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। चलिए, जो पहली ट्रीटी है हमारी,
जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई कोचिंग नहीं ओपन हो रहा है। तनु जी, यूएस मून पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश करेगा और उस न्यूक्लियर रिएक्टर से एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर होगा, क्योंकि अमेरिका का सपना है चांद पर इंसानी बस्ती को बसाना। तो अगर इंसानी बस्ती को चांद पर बसाएगा तो ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति वो कैसे करेगा? इसके लिए वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर को इस्टेब्लिश करने का। ठीक, और वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर होगा। आवाज आ रही है? चलिए, अब ठीक है। तो पहली जो इंटरनेशनल ट्रीटी थी, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी का नाम है आपका एनपीटी, जिसको हम बोलते हैं द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और इसका हिंदी होता है परमाणु अप्रसार। परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है। अब जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, आप लोगों को पता होगा यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। तो इस यूनाइटेड नेशन के गठन में जो सबसे पहले चर्चा की गई थी, सबसे पहले जिस विषय पर चर्चा की गई थी वो थी आपकी परमाणु बम, कि कैसे पूरी दुनिया को परमाणु बम के खतरे से बचाया जाए। और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अस्थायी सदस्य हैं वो परमाणु संपन्न देश थे, जैसे आपका अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रसिया, ठीक है, ब्रिटेन। तो ये परमाणु शक्ति संपन्न देश, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि किसी भी दूसरे देश को किसी भी प्रकार का कोई भी परमाणु हथियार हासिल न हो पाए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के गठन के बाद सबसे पहले इसी पर चर्चा हुई और मार्च 1970 से एनपीटी के प्रावधान लागू कर दिए गए और इस प्रावधान के तहत यह था कि विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जाए, यानी कोई भी देश किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों को हासिल न कर पाए, ठीक है ना। और विश्व स्तर पर इस संधि द्वारा सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों से यह अपील की गई कि वह परमाणु प्रसार को बढ़ावा न दे, ठीक है। तो जितने परमाणु शक्ति संपन्न देश थे वे तो इस संधि के प्रारूप हैं, इस संधि के प्रारूप पर वो तो हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि ये एनपीटी का प्रावधान खुद परमाणु शक्ति संपन्न देशों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इस संधि का मकसद क्या था कि दूसरे देश किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों को हासिल न कर पाए। और इस संधि में एक और चीज जोड़ी गई थी कि इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न देश वही माने जाते हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के पहले परीक्षण कर लिया। परमाणु शक्ति संपन्न देश वही माने जाते हैं एनपीटी के प्रावधान के अनुसार जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के पहले परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया हो या तो परमाणु परीक्षण कर लिए हो। तो इस एनपीटी के प्रावधान के अनुसार भारत के पास तो परमाणु बम है ही नहीं है, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण किया है 1974 में और यहां पे क्राइटेरिया क्या है 1967। तो इस एनपीटी के तहत दो चीजें डिसाइड हुई, एक पहला 1967 के पहले और दूसरा 1967 के बाद। तो जो एनपीटी का प्रावधान लागू हो रहा है वो किस पे लागू हो रहा है, जिन्होंने 1967 के बाद परमाणु परीक्षण किया। इसीलिए भारत इसको विभेदकारी मानता है। विभेदकारी इसलिए मानता है कि जो परमाणु अप्रसार की जो जिम्मेदारी दी गई थी कि किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों का प्रसार न हो पाए, जिम्मेदारी तो विकसित देशों के पास दी गई थी जो 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य थे, ठीक है। अब ये जो राष्ट्र हैं ये किसी भी दूसरे देश को परमाणु हथियार न मिल पाए उसके लिए इनको जिम्मेदारी दी गई। और इसमें जो प्रावधान किया गया कि 67 के पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया वे क्या कहलाएंगे, परमाणु संपन्न राष्ट्र। और 67 के बाद, ठीक है, अब भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया वो कब किया, कल बताया था मैंने 74 में, 1998 में। तो एनपीटी के प्रावधान लागू होने के बाद भारत, पाकिस्तान, इजराइल, दक्षिण सूडान, उत्तर कोरिया ने परमाणु का परीक्षण किया, ठीक है। इस संधि का सबसे पहले प्रस्ताव लाया था आयरलैंड ने और इस पर हस्ताक्षर करने वाला जो राष्ट्र है वो है आपका फिनलैंड, ठीक। उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने सिग्नेचर करने के बाद 10 मार्च 2003 को इस संधि से बाहर हो गया, एकमात्र देश है, ठीक है। और इस संधि का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि अप्रसार संधि। इसी से रिलेटेड दूसरी संधि है जिसका नाम है सीटीबीटी और ये सीटीबीटी पर सिग्नेचर होने शुरू, ये आया था सितंबर 1996 में,
ठीक है। और इस सीटीबीटी का पूरा नाम है व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। इस संधि के तहत क्या था कि कोई भी देश किसी भी प्रकार का, 1996 में लागू हुआ, 10 सितंबर 1996 को लाया गया और इस पर 24 सितंबर 1996 से सिग्नेचर होने शुरू हो गए। इस संधि के तहत क्या था कि कोई भी देश जल, थल, वायु कहीं पर भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। ठीक, कोई भी देश जल, थल, वायु कहीं पर भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। ठीक, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, परमाणु परीक्षण संधि। क्लियर। अब भारत की स्थिति थोड़ी सी अजीब है। भारत क्या करता है, ना तो एनपीटी पर सिग्नेचर किया हुआ है और न ही सीटीबीटी पर सिग्नेचर किया हुआ है। ठीक है ना। और सबसे अचरज की बात है कि इस सीटीबीटी पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सिग्नेचर करने वाला तो पहला देश है, लेकिन अभी भी इसको अनुमोदित नहीं किया है, यानी इसके प्रावधानों को लागू ये सही ढंग से नहीं किया है। ठीक है। और इस सीटीबीटी के अनुसार, ठीक है, 1945 से लेके 1996 के बीच जब सीटीबीटी को अपनाया गया था, तो उस समय यूएसए के पास 1000 से अधिक, यूएसए के पास 1000 से अधिक, सोवियत संघ के पास 700 से अधिक, फ्रांस के पास 200 से अधिक और ब्रिटेन के पास 100 से अधिक और चाइना के पास 45 से अधिक, ठीक, परमाणु परीक्षण कर लिए गए थे। ठीक है। अब भारत इन दोनों को, एनपीटी को और सीटीबीटी को, विभेदकारी मानता है, क्योंकि सीटीबीटी में एक प्रावधान और भी दिया गया है कि, सीटीबीटी में नहीं, एनपीटी में एक प्रस्ताव है और एक प्रस्ताव के साथ इसमें 11 अनुच्छेद हैं। एनपीटी की बात कर रहा हूं, एक प्रस्ताव और 11 अनुच्छेद है और उसमें जो पहला, इस संधि का, एनपीटी संधि का जो पहला बात है वो है कि परमाणु प्रसार को रोकना, यानी परमाणु अप्रसार। दूसरा है परमाणु निरस्त्रीकरण, यानी कि उनके जो परमाणु हथियार है धीरे धीरे उनको क्या करना है, नष्ट करना है। और तीसरा जो लक्ष्य था, परमाणु तकनीकी का शांतिपूर्ण प्रयोग। 3 बेसिक लक्ष्य रखे गए थे एनपीटी के प्रावधान। ठीक है। पहला परमाणु अप्रसार, दूसरा परमाणु निरस्त्रीकरण और तीसरा परमाणु तकनीकी का शांतिपूर्ण उपयोग। ठीक। अब इन 3 प्रभावों के अनुसार एनपीटी अस्तित्व में लाई। अब इसका जो दूसरा पॉइंट था, परमाणु निरस्त्रीकरण, यानी परमाणु हथियारों को धीरे धीरे क्या करना था, नष्ट करना था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 सदस्य देश हैं, उसमें से कोई भी देश आज तक अपने किसी भी परमाणु हथियारों को नष्ट नहीं किया। ठीक। इस वजह से भारत क्या करता है, इस संधि को ही विभेदकारी मानता है। भारत का यह कहना था, क्योंकि भारत विकासशील देशों का अगुवा था, ठीक है, विकासशील देशों की तरफ से अपनी बात रखता था, तो भारत ने यह कहा था कि पहले आप अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करके एक उदाहरण प्रस्तुत करें, तब जो 1967 के बाद जो परमाणु परीक्षण किए हैं, फिर उसके बाद हम लोग भी परमाणु हथियारों को नष्ट करने का कार्यक्रम करेंगे। ये विकसित देशों के ऊपर रखा, लेकिन विकसित देशों ने इसको मानने से मना कर दिया। इसीलिए भारत इसको विभेदकारी मानता है
और आज तक एनपीटी और सीटीबीटी पर सिग्नेचर नहीं किया है, परंतु सिग्नेचर न करने के बावजूद भी भारत इसके प्रावधानों को मानता है। भारत इसके प्रावधानों को मानता है, लेकिन उन प्रावधानों के लिए भारत बाध्यकारी नहीं है। स्वेच्छा से इनके प्रावधानों को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब ये भारत की बात आई, इजराइल के बारे में कोई बोलता नहीं है। ठीक है, दूसरा परमाणु शक्ति संपन्न देश जिसको लोग बोलते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान का सीधे स्टेटमेंट था कि भारत चूंकि मेरा पड़ोसी मुल्क है, उसके पास परमाणु हथियार है, तो जब तक वो नहीं सिग्नेचर करेगा तब तक हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भी अभी तक सिग्नेचर नहीं किया हुआ है। तो ये प्रावधान थे आपके एनपीटी और सीटीबीटी के। ठीक है, इसका पॉलिटिकल वैल्यू क्या है, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, ये लोग आप लोग अपने पॉलिटी और आईआर में पढ़ते होंगे, या जहां तक मेरे आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, तीसरी संधि है जिसको हम बोलते हैं वेसेनार संधि, या इसको बोलते हैं वेसेनार एग्रीमेंट। ये 1996 में आई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपका वियना। ठीक है, इस वेसेनार संधि के तहत क्या था कि किसी भी प्रकार के पारंपरिक हथियारों तथा दोबारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं एवं तकनीकी के लिए एक बहुपक्षी निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। ठीक है, निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह कुछ देशों का एक क्लब है, ठीक है, जो एनएसजी और एमटीसीआर जैसे, ठीक है फिर से बोल दे रहा हूं, जो वेसेनार संधि है, ये वेसेनार संधि क्या करती है, पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग में ठीक है फिर से बोल रहा हूं, स्लो बोल रहा हूं। वेसेनार एग्रीमेंट 1996 में वियना इसका हेड ऑफिस है। इस एग्रीमेंट के तहत क्या था कि यह पारंपरिक हथियारों, इसकी पीडीएफ मैंने भेज दी है दीपक जी, पारंपरिक हथियारों तथा दोहरे उपयोग की वस्तुओं एवं तकनीकी के लिए बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह उन देशों का एक क्लब है जो एनएसजी एवं एमटीसीआर गुड मॉर्निंग सर जी, सर क्लास में हूं जी। जी सर, 11 बजे। जो एनएसजी एवं एमटीसीआर के समान हथियारों के निर्यात नियंत्रण की सदस्यता लेता है। ठीक, वर्तमान में इसके 42 सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसके 42 सदस्य देश हैं। भारत दिसंबर 2017 में 42वें सदस्य के रूप में, दिसंबर 2017 में 42वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। ठीक है, अब चौथी संधि है आपकी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप।
चौथी संधि आपकी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की स्थापना हुई थी 1985 में। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की स्थापना हुई 1985 में। यह क्या करता है? रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार पर रोक लगाता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है? रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार पर रोक लगाता है। ठीक। भारत जनवरी 2018 में इस ग्रुप में 43 इस ग्रुप में 43वें सदस्य के रूप में भारत इस ग्रुप में 43वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ठीक। और इस संधि का मेन यही लक्ष्य है कि कोई भी देश किसी भी प्रकार के रासायनिक हथियार एवं जैविक हथियारों का निर्माण न कर ले। ठीक। 5वीं संधि है आपकी NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसकी स्थापना हुई थी भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के संदर्भ में 1974 में। ठीक। इसकी स्थापना ही की गई थी भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के संदर्भ में। उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए इसकी स्थापना की गई थी और इस संस्था का एक ही लक्ष्य था कि कोई भी देश नाभिकीय पदार्थों को हासिल करके परमाणु बम का निर्माण न कर ले अथवा परमाणु सामग्री का निर्माण न कर ले। एक ही लक्ष्य था। ठीक है। यानी कि एनएसजी का एक काम था कि किसी भी देश के पास परमाणु हथियारों के निर्माण करने वाली नाभिकीय क्षमता विकसित न होकर। देखो, जहां पर शांतिपूर्ण उपयोग की बात थी तो उसके लिए कोई बैन नहीं था। ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोई बैन नहीं था। लेकिन ये सर्व विवादित सत्य बात यह है कि अगर कोई देश यूरेनियम से या किसी भी नाभिकीय पदार्थों से अगर बिजली का उत्पादन करेगा तो वो परमाणु बम भी बना लेगा। ये भी सत्य है। तो एनएसजी ग्रुप क्या करता है? ये एक रोक लगाता है कि कोई भी देश किसी भी प्रकार के नाभिकीय पदार्थों को हासिल न कर पाए। यही इसका लक्ष्य है और दुर्भाग्य से भारत इसका सदस्य नहीं है। एनएसजी ग्रुप में टोटल 48 सदस्य देश हैं और ये जो 48 सदस्य देश हैं वही सदस्य देश हैं जिन्होंने एनपीटी और सीटीबीटी पर सिग्नेचर किया हुआ। ठीक है। जितने भी इसमें 48 सदस्य देश हैं, इन लोगों ने एनपीटी और सीटीबीटी पर सिग्नेचर किया हुआ है। भारत इस ग्रुप का सदस्य नहीं है, जबकि चाइना इस ग्रुप का सदस्य है। विशेष तौर से सीटीबीटी पर जो सिग्नेचर किए हुए हैं वे इसके सदस्य हैं। अब जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और आपके प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका का दौरा किए थे उस समय, तो
बड़ी चर्चा थी कि ओबामा साहब भारत को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाह रहे थे, भारत को एनएसजी ग्रुप में शामिल करके। वो चाह रहे थे कि भारत एनएसजी ग्रुप में शामिल हो जाए, लेकिन बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल करता है चाइना। चाइना भारत को एनएसजी ग्रुप में शामिल होने से रोकता है, ठीक है। अगर कोई देश इस ग्रुप की बात नहीं करता है तो उसके ऊपर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं वैश्विक लेवल पे। जैसे आपको याद होगा, 74 तो छोड़ दीजिए, अभी जन्म भी नहीं हुआ होगा कई लोगों का उसमें। 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो देखिए भारत के ऊपर कितने प्रतिबंध लगाए गए थे। वैश्विक लेवल पे प्रतिबंध लग जाता है, स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है, ठीक है। अब इस ग्रुप में जितने भी सदस्य देश हैं, भारत जब सदस्य बनेगा तभी तो वीटो पावर मिलेगा भारत को। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य, अब जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में है, जिस ग्रुप में भारत रहेगा उसी ग्रुप का तो वीटो पावर उसके पास होगा। एनएसजी में है नहीं, तो एनएसजी में वीटो पावर इस्तेमाल कौन करता है? चाइना। और चाइना की भी बात सत्य है, चाइना कहीं से गलत नहीं बोलता है। चाइना बोलता है कि इस ग्रुप में वही है जिन्होंने सीटीबीटी पर सिग्नेचर किया है, और भारत को सीटीबीटी पर सिग्नेचर किया नहीं है, तो भारत को हम कैसे एनएसजी ग्रुप में शामिल कर लें? इसके अलावा जब एनएसजी ग्रुप में बैठक हुई थी तो इस एनएसजी ग्रुप में बैठक में चाइना के साथ एक दो देश और थे, मुझे नाम नहीं पता है अभी क्लियर। इन दो देशों के अलावा एनएसजी के जितने भी सदस्य देश थे, सब लोगों ने भारत को शामिल करने के लिए हां बोल दिया था। इस वजह से चाइना अपने देश की मीडिया पर बहुत खफा भी हुआ था कि भारत ने ऐसा क्या किया कि अन्य देशों के जो प्रतिनिधि थे, अन्य देशों की जो मीडिया थी वो भारत की तरफ चली गई, जबकि जो चाइना हमारा जो मीडिया है उसका प्रॉपर ढंग से विरोध नहीं कर पाया, ठीक। तो चाइना हमेशा वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और सही बात पे करता है। लेकिन उस समय जब बराक ओबामा के यहां गए थे आपके प्राइम मिनिस्टर, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि भारत एनएसजी ग्रुप में शामिल हो चाहे न हो, इस एनएसजी ग्रुप का मतलब क्या है कि हमको किसी भी प्रकार के नाभिकीय मटेरियल चाहिए। और आपको याद होगा कि 2008 में नाभिकीय सामग्री के लिए हम लोग अलग से समझौता कर ही चुके हैं। 8 देश और 6 देश इनरिचमेंट यूरेनियम और यूरेनियम। 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ तो कई देशों ने हमारे ऊपर बैन लगाया, लेकिन 2008 में हम लोगों ने परमाणु परीक्षण कर ही लिया। और 2008 में हम लोगों ने सिविल न्यूक्लियर डील कर लिया, और जब सिविल न्यूक्लियर डील कर लिया तो एनएसजी में शामिल हो चाहे न हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोगों को मुनमुन जी समझ में आता है कि चाइना जो है पाकिस्तान का बड़ा पक्ष ले रहा है। चाइना पाकिस्तान का पक्ष नहीं ले रहा। आप लोग पढ़ते होंगे, चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहा है, और ये पाकिस्तान को भी बात समझ में आ गई है। अब चाइनीज ठिकानों पर पाकिस्तान में हमले होने शुरू हो गए, ठीक है ना। और चाइना पाकिस्तान को पूरी तरीके से निचोड़ना शुरू कर दिया है 4 साल पहले से ही। यही स्थिति है कि आज पाकिस्तान भूखमरी की कगार पर पहुंचने वाला है, ठीक है ना। तो चाइना भी अच्छे से जानता है कि हमारा बेनिफिट कहां से हो सकता है, तो वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखता है, बाकी दुनिया को वो नहीं देखता है। और आज नहीं तो कल वो जल्दी ही पाकिस्तान से सब कुछ अपना समेटेगा। उसको एक प्लेस चाहिए था जहां से वो भारत की तरफ अच्छे से निगरानी कर सके
क्योंकि चाइना को अगर एशिया में कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। और हमारी जितनी भी डिफेंस पॉलिसी है, ये सारी डिफेंस पॉलिसी चाइना को देखकर बनाई जाती है, ना कि पाकिस्तान को देखकर बनाई जाती। ठीक, पाकिस्तान को तो हम जब चाहें तब खत्म कर दें। पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कश्मीर मुद्दा हो, आप लोग कौन सी बहुत बड़ी मुद्दा थी कश्मीर, चुटकियों में खत्म हुई ना। तो इस मुद्दे को हमारे जो राजनेता है इसको एक मुद्दा बना के रखते हैं ताकि अपनी वो रोजी रोटी चला सके, और कुछ नहीं। कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। और पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा देश थोड़ी है ना, पिद्दी सा देश है। आप खुद समझो, आप पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देखो कितनी है। इकोनॉमिक्स में पढ़िए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देखिए कितनी है। हमारे देश की आबादी कितनी, 125 करोड़। 125 करोड़ में 90 करोड़ व्यक्ति तो ऐसे हैं ना जो डेली सेविंग करते होंगे। पर डे सेविंग का खर्च मिनिमम तो 10 रुपए आता ही है। ठीक है ना। तो जितना भारतीय लोग सेविंग में पैसे खर्च करते हैं उतना तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। अभी महिलाओं का ब्यूटी पार्लर बाकी है। तो मुकाबला हमारा पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं है किससे, चाइना से, है ना। तो हमारी पूरी की पूरी डिफेंस पॉलिसी किस पे बेस्ड है, चाइना बेस्ड है। हम चिल्लाते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान ताकि इसलिए हमको वोट मिल सके, है ना। हाँ, केवल वोट बैंक की राजनीति है। अदरवाइज सीधी सी बात है, कुछ लोगों की क्रियाकलापों से ना आपका धर्म खतरे में पड़ता है, कुछ लोगों की क्रियाकलापों से ना आपकी भाषा खतरे में पड़ती है, और न ही आप खतरे में पड़ते हो। ठीक है ना। खतरे में वही पड़ते हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, हर देश धर्म के खिलाफ लड़ते हैं। मेरा तो यह मानना है कि जिन्होंने गीता और कुरान पढ़ लिया वो कभी लड़ ही नहीं सकते, कभी नहीं लड़ सकते। ठीक है ना। लड़ते वही हैं जो या तो इनको पढ़े नहीं है या तो इनके दिमाग में किसी दूसरे के द्वारा फालतू के ज्ञान डाल दिए गए, वही लड़ते हैं, बाकी और कोई नहीं लड़ता है। ठीक, हमारे साथ भी एक पंडित जी मिल गए थे, बोले थे कि कभी गीता पढ़ो कभी कुरान पढ़ो। तो मैंने भी उनसे पूछ दिया कि गीता के 16वें अध्याय में पेज नंबर 236 पर क्या वर्णन है, बता दीजिए। चुप हो गए। वो तो समझे थे कि ये इसको तो कुछ पता ही नहीं होगा, बस ज्ञान देते रहो, कभी गीता तो कभी रामायण कभी महाभारत, उसके सार को समझे नहीं और माथे पे बिंदी टीका लगा के चले गए गुरु बनने। रितु जी, हस्ताक्षर और अनुमोदित करने में दोनों में डिफरेंस है। हस्ताक्षर करने का मतलब है कि इन प्रावधानों से हम सहमत हैं, और अनुमोदित करने का मतलब है कि इन प्रावधानों को अब हम मानना शुरू कर दिए। ठीक है, चलिए अब जो भारत का जो नाभिकीय सिद्धांत है, ये सुन लीजिए, ये पॉलिटी का चैप्टर है, मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे डोलकाम भारत और पाकिस्तान के बीच जब विवाद हो रहा था तो आपने सुना था कि भारत ने कहा था कि हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज भी कर सकते हैं। राजनाथ सिंह ने बोला था कि न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, तभी पाकिस्तान थोड़ा सा डर गया था। तो भारत का जो नाभिकीय सिद्धांत क्या कहता है कि भारत परमाणु हथियारों के विकास के बाद उसके उपयोग को लेकर, यानी परमाणु बम के उपयोग को लेकर एक प्रकार से दो स्तरीय दोहरे लेवल की संरचना का गठन किया हुआ है। यानी एटम बम या हाइड्रोजन बम के उपयोग को लेकर दोहरी प्रणाली का गठन किया हुआ है उसने। पहली प्रणाली है जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक परिषद, और दूसरी प्रणाली है आपकी कार्यकारी परिषद। दो प्रणालियां, एक तो है राजनीतिक परिषद और दूसरी है आपकी कार्यकारी परिषद। तो जो राजनीतिक परिषद होता है
इस राजनीतिक परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और इनके जो सदस्य हैं वे हैं रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। ये इनके सदस्य हैं। और इनके जो सलाहकार होते हैं, जो सलाहकार है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जैसे अजीत डोभाल जी इस समय। तो ये राजनीतिक परिषद के सदस्य हैं। अब ये राजनीतिक परिषद जो होता है उसमें क्या होता है कि ये सभी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं हमारे, ये क्या काम करते हैं, ये सदस्यों को सलाह देते हैं, यानी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, इनको ये एडवाइस देंगे, इनको ये सलाह देंगे कि ऐसी ऐसी स्थिति है, अब परमाणु हमला किया जाना जरूरी। फिर ये क्या करेंगे, सदस्य जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। अब दूसरी होती है कार्यकारी परिषद। तो कार्यकारी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है। अब इस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जितने भी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं वो बताएंगे कि कहां हमको हमला करना है। खुफिया विभागों के प्रमुख इन सब सूचना को देंगे और जितने भी आपके रक्षा, गृह, वित्त एवं विदेश के सचिव हैं, और सचिव तो आईएएस ही होते हैं, आईएएस। अब ये जो ये पढ़े लिखे हैं ना, है ना, मेन आपका राजनीतिक परिषद ही अनपढ़ों वाला क्षेत्र है, बाकी कार्यकारी परिषद तो पढ़े लिखों का क्षेत्र है। तो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सदस्य में 3 लोग होते हैं। पहला, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दूसरा सभी खुफिया विभागों के प्रमुख और तीसरा रक्षा, गृह, वित्त एवं विदेश के सचिव। ये सभी मिलकर अपनी रिपोर्ट को किसको देंगे, एनएसए को देंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को देंगे। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किससे चर्चा करेगा, मंत्रियों से चर्चा करेगा। फिर ये मंत्री फाइनली रिपोर्ट क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को देंगे, तब जाकर किसी देश के ऊपर भारत परमाणु हमला कर सकता है। ठीक है। अब सोच लो कितनी लंबी प्रक्रिया है। बट अभी की तत्कालीन गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। अगर हम अभी वर्तमान की स्थिति को देखें तो वर्तमान की स्थिति में जो राजनीतिक परिषद के सदस्य वाला पार्ट है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। यानी अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ये सीधे किसको रिपोर्ट करता है, प्रधानमंत्री को, सीधे रिपोर्ट प्रधानमंत्री को करेगा। ठीक है ना। और आपके देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, है ना, चाइना अगर किसी के दिमाग से डरता है तो इन्हीं के दिमाग से डरता है। ठीक है। और पाकिस्तान तो जन्मजात ही डरता है इनसे, क्योंकि ये ऐसे प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं जो लगभग 10 सालों तक पाकिस्तान में रहे। ठीक है। तो इनकी कैसी कूटनीति होती है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तक ये अपने सभी कूटनीतियों में सफल होते आए। ठीक। तो एक तो ये प्रावधान था। दूसरा प्रावधान था कि अब कार्यकारी परिषद के सुझाव पर आखिरी निर्णय कौन लेता है, हमारा राजनीतिक परिषद लेता है। दूसरा इसमें कहा गया था, जो भारत का नाभिकीय सिद्धांत था, कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हम पहले रासायनिक हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा प्रावधान था, उन देशों के खिलाफ नहीं करेंगे जिनके पास परमाणु बम नहीं। कभी भी हम उन देशों के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु बम नहीं। जो पांचवा था, सबसे खतरनाक स्टेटमेंट यही है,
जैविक एवं रासायनिक हथियारों के हमले द्वारा अगर हमारे देश के ऊपर कोई जैविक एवं रासायनिक हथियार से हमला करता है तो हम परमाणु हमले का विकल्प खुला रखें। ठीक। इसके अलावा भारत परमाणु अप्रसार के लिए अपने प्रयासों को जारी रखता है। परमाणु अप्रसार के लिए अपने प्रयासों को जारी रखता है और किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना ही उनके प्रावधानों का पालन भी करता है, जैसे एनपीटी और सीटीबीटी। क्लियर? तो इतनी चीजें थी। कहां से क्वेश्चन पूछ देते हो भाई। हिग्स बोसान पार्टिकल, इसको गॉड पार्टिकल कहा गया है। ठीक है। दुनिया में जितने भी ऐसे कण, तो सुन लीजिए, दोबारा नहीं बताऊंगा, ऐसे पार्टिकल जिसके अंदर किसी दूसरे पार्टिकल को द्रव्यमान प्रोवाइड करने की क्षमता होती है। ऐसे कण जो किसी दूसरे कण में द्रव्यमान को उत्पन्न कर दे, तो ऐसे कणों को हम बोलते हैं हिग्स बोसान कण, या इसको हम बोलते हैं गॉड पार्टिकल। तो जितने भी पार्टिकल आपके यूनिवर्स में हैं, वे सब के सब हिग्स बोसान पार्टिकल में ही माने जाते हैं। और इस हिग्स बोसान पार्टिकल को, जैसे इसका कंक्लूजन यही निकला था कि एवरी पार्टिकल इज गॉड पार्टिकल। ठीक है। इसके लिए बकायदा प्रोटॉन एक्सपेरिमेंट हुआ, कई सालों तक इसका एक्सपेरिमेंट चला। एक्सपेरिमेंट चलने के बाद क्या निर्णय निकला इसका? एवरी पार्टिकल इज गॉड पार्टिकल, यही तो निर्णय निकला था, कंक्लूजन। तो ये भारतीयों से पूछ लेते। हम लोग जब पैदा होते हैं तभी से हमको सिखाया जाता है कि कण कण में भगवान है, सिखाया जाता है कि नहीं? वही तो हिग्स बोसान बताया है ना, कोई अलग चीज थोड़ी बताया। ठीक है। तो ऐसे कण, ठीक है, जो वेसनार संधि है, वेसनार संधि एनएसजी और एमटीसीआर की तरह ये क्या करती है, एग्रीमेंट किसी भी प्रकार के जो दोहरे इस्तेमाल वाले हथियार हैं और जो परंपरागत हथियार हैं, इनके किसी भी प्रकार के आयात और निर्यात पर बैन लगाती है। ठीक है। वर्तमान में सनी जी पीएम को सीधे रिपोर्ट करते हैं एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है। अब लास्ट इसका पार्ट है कि नाभिकी तकनीकी का प्रयोग। पहला प्रयोग हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में देखा। दूसरे प्रयोग में चलते हैं कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है बार्क। बार्क क्या कर रहा है कि विकिरण तकनीकी द्वारा बीजों में उत्परिवर्तन की दर को बढ़ा रहा है। ठीक है। जिसके कारण हम बीजों को जब बोते हैं तो उनमें जर्मिनेशन यानी कि उनके उगने की क्षमता जल्दी होती है। ठीक है। और बार्क द्वारा ऐसे लगभग 41 यानी कि 41 प्रकार के बीजों का निर्माण किया है, जिनको व्यावसायिक रूप से किसानों को दिया भी जाता है। और इस विकिरण, अब चूंकि विकिरण शब्द आया है तो उसमें रेडियो एक्टिव इस्तेमाल होगा। रेडियो एक्टिव का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये बीज जो होते हैं, जो विकिरण तकनीकी के द्वारा विकसित किए जाते हैं, ये उच्च उत्पादकता वाले होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि इसी विकिरण तकनीकी द्वारा फसलों से संबंधित बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। तो पहला तो हो गया कृषि क्षेत्र में। ठीक है। दूसरा, खाद्य परिरक्षण में भी इसका इस्तेमाल होता है।
जिसको हम बोलते हैं फूड इरेडिएशन, खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार हमारे देश में जितना भी अनाज का उत्पादन होता है, उस अनाज के उत्पादन में लगभग 30 से 35% अनाज जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, ठीक है। लगभग 30% का भंडारण होता है और 30 से 35% सीधे खा लिए जाते हैं। तो अब यहां पे जो 30 से 35% आपके अनाज सड़ गल जाते हैं, उन अनाजों को हम विकिरण तकनीकी के द्वारा क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहां पर विकिरण की तकनीकी के द्वारा अनाजों की उत्तरजीविता को बनाया जाता है, बढ़ाया जाता है, जिससे अनाजों की उत्पादन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो फूड इरेडिएशन में भी क्या कर सकते हैं, हम नाभिकीय तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसका इस्तेमाल होता है आपके चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में आप जानते होंगे कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी नाम सुना होगा। इस रेडियोथेरेपी में कैंसरस कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट 60, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं जिनका विभिन्न बीमारियों में इलाज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला आपका आयोडीन 131। आयोडीन 131 थायराइड से जुड़े मामलों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। आयोडीन 137 आंखों से जुड़े कैंसर में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। सोडियम 24 ब्लड कैंसर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 इसका भी इस्तेमाल ब्लड कैंसर में किया जाता है, ठीक। तो ये सब रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं जिनका प्रयोग कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। लास्ट इसका यूज है आपका रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग सोडियम 24 का ब्लड कैंसर में। अब यहां डेटिंग का मतलब क्या होता है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है ना। सुनते रहते हो कि वो 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं, है ना, 3 साल से डेटिंग कर रहे हैं, 4 साल से डेटिंग कर रहे हैं, और डेटिंग करने के बाद शादी करते हैं, शादी करने के बाद 6 महीने में फिर शादी टूट जाती है। तो डेटिंग का यहां पे क्या मतलब होता है, जान पहचान करना, है ना, जान पहचान करना। तो यहां पर जो कार्बन डेटिंग आ रही है, यहां पे कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऐतिहासिक वस्तु की वास्तविक उम्र का पता लगाना, किसी भी ऐतिहासिक वस्तु की वास्तविक उम्र का पता लगाना, ठीक है। जैसे जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों में जैव भार होता है,
है। और इसी जैव भार के कारण जीवधारियों की वृद्धि होती है ना। जैव भार आप लोगों को पता होगा, जैव भार बताने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण पढ़े होंगे तो जैव भार उसमें आपको पता होगा। जैव भार का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी जीवधारी के अंदर उपस्थित उसके कार्बनिक पदार्थों का शुष्क भार, ड्राई वेट। अब ये जो कार्बनिक पदार्थों का शुष्क भार होता है उसमें कौन से पदार्थ हैं? कार्बन। कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो चाहे जीवधारी हो, और जो लकड़ी वगैरह आपको मिलता है ये तो भी तो कभी जीवधारी ही रहे होंगे, अब तो डेड है, पहले तो लिविंग रहे होंगे। तो ऐतिहासिक कार्बन 14 विधि नहीं कहते हैं इसको जी, इसको कार्बन डेटिंग ही बोलते हैं। ठीक है। तो जब कोई जीवधारी जीवित अवस्था में रहता है, तो जीवित अवस्था में रहता है तो उसके अंदर कार्बन 12 तो प्राकृतिक अवस्था में ही है, लेकिन कार्बन 14 का भी, और कार्बन 14 रेडियो सक्रिय पदार्थ है, तो इन कार्बन 14 का स्टोरेज उसके शरीर में होता रहता है। जब वो जिंदा रहता है तो कार्बन 12 के साथ कार्बन 14 का भी स्टोरेज उसके शरीर में होता रहता है। और जब वो मर जाता है, जंतु और पौधे दोनों की बात कर रहे हैं, जब वह मर जाता है तो मरने के बाद इसी कार्बन 14 का विघटन होना शुरू हो जाता है। और कार्बन 14 क्या है? रेडियो सक्रिय। तो मरने के बाद इसका विघटन शुरू हो जाता है, यानी विखंडन शुरू हो जाता है। तो किसी भी जब हम अवशेष को प्राप्त करते हैं तो उस अवशेष में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 को एक दूसरे के साथ टैली करते हैं, और उसके अनुसार हम किसी भी वस्तु की उसके वास्तविक उम्र का हम पता लगा सकते हैं। इसके लिए रेडियो एक्टिव तकनीकी में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, अर्ध आयु बोलते हैं। तो अर्ध आयु का मतलब होता है कि कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ, ठीक है, कोई भी रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है वह एक निश्चित समय में अपनी मात्रा की आधी हो जाती है। ठीक है, एक निश्चित समय में अपनी मात्रा की आधी हो जाती है। तो जो कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 5760 वर्ष में अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। यानी कि अर्ध आयु कार्बन 14 की कितनी है? 5760 साल। ठीक है। तो अब मान लो हमको कोई अवशेष मिलता है, ठीक है, उस अवशेष में हम देख लेते हैं कि कार्बन 14 की कितनी मात्रा है, और हमको पहले से पता है कि कार्बन 14 की अर्ध आयु कितनी होती है? 5760 साल। तो इसके द्वारा हम अवशेषों की आयु पता लगा सकते हैं। तो इस नाभिकीय तकनीकी का जो उपयोग है, रेडियो सक्रिय पदार्थ कार्बन 14 के द्वारा हम किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक वस्तु की वास्तविक उम्र का पता लगा सकते हैं। ठीक। वर्तमान में जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों का पता लगाने के लिए हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उस यूरेनियम को हम यूरेनियम डेटिंग कहते हैं। यूरेनियम डेटिंग। हाँ सोनम जी सुनिएगा, जो कार्बन डेटिंग होता है इसके द्वारा किसी भी ऐतिहासिक वस्तु की वास्तविक उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, और इसको पता लगाने के लिए हम जिस रेडियो सक्रिय पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं वह है आपका कार्बन 14। जब कोई जीव या पौधा जीवित रहता है तो उसके अंदर कार्बन 14 एवं कार्बन 12 ये दोनों संग्रहित होते रहते हैं।
उनके मरने के बाद ये कार्बन 14 विघटन होना शुरू कर देते हैं, यानी रेडियो सक्रिय के गुण प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। और कोई भी रेडियो सक्रिय होता है तो उसकी एक अर्ध आयु होती है। अर्ध आयु का मतलब कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ अपनी मूल मात्रा का जब आधा हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं अर्ध आयु। तो किसी भी अवशेष से अगर हमको कार्बन 14 मिलता है तो कितनी मात्रा में मिला ये हम देख लेते हैं। उसकी अर्ध आयु कितनी है, 5760 साल। तो उसके आधार पर हम उसकी एज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यही अवस्था कहलाती है आपकी कार्बन डेटिंग। ठीक है, वर्तमान में कार्बन डेटिंग की जगह हम यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें थी आपके नाभिकीय तकनीकी। ठीक, आगे अभी तो नहीं आ रहा, 2 दिन नहीं आ रहा, दो दिन से नहीं आ रहा है। हाँ जी, 2 दिन से नहीं आ रहा। हम लोग तरफ भी सप्लाई बंद है, वो आंदोलन की वजह से हो रहा है। फिर सर कैसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दिल्ली वाले मरेंगे और क्या। बहुत एंजॉय किए हैं दिल्ली वाले, अब हो गए। दुनिया से बात ही करती है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, एक है आपका रोबोटिक्स और दूसरा है आपका नैनो। दोनों छोटे टॉपिक हैं, कोई बड़े टॉपिक नहीं है। थोड़ा सा बस इसमें कॉन्सेप्ट है, बाकी इसमें आपको रटना है। ठीक है, अनिराज जी, इसके लिए फिर हम यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये तो नॉर्मल हम कार्बन डेटिंग आपको बताया ना, यूरेनियम डेटिंग भी है, पोटेशियम डेटिंग भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, रोबोटिक्स। अब इस रोबोटिक्स में 2 चीजें आपको देखनी है। पहला कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरा इसके एप्लीकेशंस क्या है। बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, रोबोटिक्स का मेन चीज 2 है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका एप्लीकेशन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि रोबोट क्या होता है, सबको पता है। ठीक है, रोबोट क्या होता है, फिर रोबोटिक्स क्या है, फिर टाइप्स ऑफ रोबोट, कितने प्रकार के रोबोट होते हैं, फिर उसके बाद है लॉ ऑफ रोबोटिक्स। एप्लीकेशंस की बात करें तो इस रोबोट का जो यूज होता है, जो कार्य क्षेत्र होता है, पहला इंडस्ट्री, फिर आपका
हो गया, हेल्थ सेक्टर में हो गया, डिफेंस सेक्टर में हो गया, ठीक है, और क्या कहा जाए, इंडस्ट्री, हेल्थ, डिफेंस, स्पेस, एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके साथ साथ इन बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन के साथ साथ हम देखेंगे भारत में रोबोटिक्स की स्थिति, ठीक। हो गया, चलिए अब देखते हैं रोबोट है क्या है। तो नोट्स आपको मिल गया होगा, तो सबसे पहले इसके हम डिफिनीशन को देखते हैं कि रोबोट हम कहेंगे किसको। ऐसी मशीन, ठीक है, ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिक हो, रीप्रोग्रामेबल हो और मल्टी फंक्शनल हो। ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिक हो, रीप्रोग्राम के लायक हो और मल्टी फंक्शनल हो, ठीक। नहीं, नोट्स मिलेंगे राहुल जी, मैंने नोट्स भेज दिया है भाई, रुको मैं देखता हूं। रोबोटिक्स, नैनो और आईपीआर तीनों का मैंने नोट्स भेजा है। हाँ, चलिए देखते हैं। यानी ऐसी मशीन जो क्या हो, ऑटोमेटिक हो, रीप्रोग्राम के लायक हो और मल्टी फंक्शनल हो। अगर कोई ऐसी मशीन ये तीनों क्षमता रखती है, क्योंकि ये तीनों क्षमता मनुष्य के अंदर होती है, ठीक है ना। तो ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिक हो, रीप्रोग्रामेबल हो और मल्टी फंक्शनल की क्षमता रखती हो, तो उस मशीन को हम बोलते हैं रोबोट, क्योंकि मनुष्य में ये क्षमता पाई जाती है। अगर यही क्षमता किसी मनुष्य में हो तब हम उसको बोलते हैं रोबोट। और रोबोट को सबसे पहले बनाया था कॉरेल कैपेक, कॉरेल
कैपेक एंड जोसेफ कैपेक। (1920) में ये चेक गणराज्य के ये दोनों भाई हैं, ठीक है ना। ये दोनों भाई हैं, चेक गणराज्य के हैं। इन्होंने सबसे पहले रोबोट को बनाया था। यानी रोबोट ऐसी मशीन होती है जो ऑटोमेटिक होती है, मल्टीफंक्शनल होती है, इसके साथ साथ वो प्रोग्रामेबल होती है। यानी जो उसमें प्रोग्राम भरे जाते हैं उस प्रोग्राम के अनुसार वो कार्य करती है। और इसी रोबोट का जो अध्ययन होता है, विज्ञान के जिस ब्रांच में हम रोबोट का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं रोबोटिक्स। हाँ बिल्कुल भेज दिया है भाई। न्यूक्लियर एनर्जी में एनपीटी और सीटीबीटी भी मेंशन है। ठीक, तो रोबोट का अध्ययन कहलाता है आपका रोबोटिक्स। अब जो रोबोटिक सिस्टम होता है, इस रोबोटिक सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ रोबोट अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि रोबोटिक सिस्टम यानी रोबोट में होता क्या क्या है। रोबोटिक सिस्टम, तो इस रोबोटिक सिस्टम में पहला होता है इंड इफेक्टर। ठीक, इंड इफेक्टर। दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर के बाद इसका तीसरा पार्ट होता है लोकोमोशन डिवाइस। लोकोमोशन डिवाइस। चौथा पार्ट होता है इसका सेंसर। ठीक, सेंसर। और पांचवा पार्ट होता है इसका कंट्रोलर। ये 5 पार्ट होते हैं आपके किसके? रोबोट के। तो इस रोबोटिक सिस्टम में 5 पार्ट, पहला इंड इफेक्टर, मैनिपुलेटर, लोकोमोशन डिवाइस, सेंसर और आपका कंट्रोलर। तो अब जो आपका इंड इफेक्टर होता है, जैसे अभी जब रोबोट की चर्चा हो रही थी तो रोबोट के बारे में हमने क्या कहा? ऐसी मशीन जो मानव के समान होती है, यानी मानव के गुण उसमें होते हैं। जैसे मानव के कैरेक्टर होते हैं ऑटोमेटिक, रीप्रोग्रामेबल और मल्टीफंक्शनल। तो अगर ये क्षमता मशीन में होती है तो उसको हम रोबोट कहते हैं। तो इस रोबोट का जो इंड इफेक्टर होता है, यह मनुष्य के अंगुली एवं हाथ के समान है। जैसे हमारा अंगुली और हाथ जो काम करता है वही काम इस रोबोट का इंड इफेक्टर करता है। क्लियर? तो जैसे हमारे हाथ और उंगलियां जो काम करती हैं, वही काम रोबोट का क्या करता है? इंड इफेक्टर करता है। दूसरा होता है मैनिपुलेटर। ये मैनिपुलेटर जो होता है मनुष्य के कंधे के समान कार्य करता है। जैसे मनुष्य का कंधा काम करता है वैसे ही रोबोट का मैनिपुलेटर काम करता है। ठीक, लोकोमोशन डिवाइस। ये जो लोकोमोशन डिवाइस होता है यह मनुष्य के पैर की तरह कार्य करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए।
तो जैसे हमारा पैर काम करता है उसी तरीके से रोबोट का लोकोमोशन डिवाइस काम करता है। ठीक। चौथा पार्ट है आपका सेंसर। ठीक है। सेंसर वही काम करता है जो हमारा काम ब्रेन करता है, यानी मनुष्य के ब्रेन की तरह जो रोबोट का कार्य है वो किसका है? सेंसर का। ठीक है। कंट्रोलर। कंट्रोलर यह एक प्रकार का कंप्यूटर है जो सूचनाओं को प्राप्त करने का कार्य करता है। ठीक। और इन सूचनाओं को कंट्रोलर जो होता है, इन्हीं सूचनाओं को आपके रोबोट के डिफरेंट भाग में ले जाता है। ठीक। क्लियर? तो रोबोटिक्स, रोबोट का अध्ययन, तंत्र का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंड इफेक्टर जो होता है वह मनुष्य के अंगुली एवं हाथ के समान कार्य करता है, और मैनिपुलेटर जो होता है मनुष्य के कंधे के समान कार्य करता है। अब इसका तीसरा पार्ट है लॉ ऑफ रोबोटिक्स। लॉ ऑफ रोबोटिक्स को बताने वाले थे कंट्रोलर जो होता है यह एक प्रकार का कंप्यूटर होता है कंचन जी, जो सूचनाओं को, जहां पे सूचनाएं इसके अंदर रखी जाती हैं, यानी एक प्रकार के ये सॉफ्टवेयर होते हैं, और इन सूचनाओं को ये रोबोट क्या करता है? अपने डिफरेंट भागों को भेजता है। ठीक। इसाक एसिमोव, इन्होंने सबसे पहले रोबोट से संबंधित नियम प्रस्तुत किया था, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रोबोटिक्स, या इसको हम बोलते हैं रोबोटिक्स लॉ, रोबोटिक्स के नियम। कुल 3 नियम है इसके। ठीक। रोबोट से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं, और इसको बताने वाले चेक गणराज्य के साइंस रिपोर्टर थे, उनका नाम था इसाक एसिमोव, और इसाक एसिमोव को फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। 1941 में इन्होंने रोबोट से संबंधित नियम प्रतिपादित किए थे। तो 3 नियम रोबोट से संबंधित हैं, जिसको प्रतिपादित करने वाले इसाक एसिमोव जी हैं। तो उसमें पहला जो नियम है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि रोबोट किसी भी परिस्थिति में मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहला नियम, रोबोट किसी भी स्थिति में मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा नियम है, रोबोट मानव द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पालन करेगा। रोबोट मानव द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पालन करेगा। दिए गए सभी आदेशों का पालन करेगा। तीसरा, रोबोट यथासंभव अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करेगा। रोबोट यथासंभव अपने
अस्तित्व को बचाने की कोशिश करेगा। ये 3 नियम रोबोटिक्स लॉ से संबंधित हैं, जिसको देने वाले इसाक एसिमोव हैं। बाद में इसमें एक और नियम जोड़ा गया, उस नियम को हम जीरो लॉ या जीरोथ लॉ भी बोलते हैं। जीरो या जीरोथ। एक और थर्ड नियम यह है कि, हाँ साइंस रिपोर्टर थे सनी जी, अस्तित्व मतलब यह होता है कि वह अपना जीवन बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, रोबोट यथासंभव अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करेगा। अमन जी, ठीक है, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश का मतलब यह है कि रोबोट में अगर कोई खराबी आ जाती है तो तुरंत वो क्या कर लेगा, अपने आप को रिपेयर कर लेगा, अपने आप को सुदृढ़ कर लेगा। हाँ, जैसे टर्मिनेटर मूवी में आप देखते होंगे, उसमें कुछ भी खराबी होती है तुरंत अपने आप को क्या कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। ठीक है, बाद में इसमें एक और नियम जोड़ा गया जिसको हम जीरोथ लॉ भी बोलते हैं। इसके तहत कहा गया कि रोबोट किसी भी परिस्थिति में मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही मानव सभ्यता को नुकसान पहुंचाएगा, न ही मानव को नुकसान पहुंचाएगा और उसके साथ साथ न ही मानव सभ्यता को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, इसको जीरो लॉ या फिर जीरोथ का नियम भी बोलते हैं। तो इतनी चीजें थी आपके किसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट में। अब टाइप्स ऑफ, हाँ अभी एक बचा हुआ है, टाइप्स ऑफ अगर हम रोबोट की बात करें तो रोबोट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे पहला, गमन के आधार पर, ठीक है, मोशन के आधार पर या गतिशीलता के आधार पर। तो गतिशीलता के आधार पर रोबोट दो प्रकार के होते हैं, एक को हम बोलते हैं फिक्स्ड रोबोट और दूसरे को हम बोलते हैं मोबाइल रोबोट। ये दो प्रकार के, एक को हम बोलते हैं फिक्स्ड और दूसरे को हम बोलते हैं मोबाइल। तो फिक्स्ड रोबोट का मतलब होता है जो एक ही जगह पर स्थिर होकर कार्य करते हैं। ठीक है, और मोबाइल रोबोट का मतलब होता है जिनके अंदर चलने की क्षमता होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करके कार्य करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे रोबोट जिनके अंदर पहिए लगे होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो ऐसे रोबोट को हम मोबाइल, और जो एक ही स्थान पर, इनका स्थान फिक्स होता है, जैसे असेंबल होते हैं, मान लीजिए ये एक दीवार है और इस दीवार पर हमको पेंट करना है, तो अब रोबोट को हम यहां पर फिक्स कर दिए, ये यहां तक जाएगा पेंट करते हुए, फिर यहां से फिर यहां तक आएगा, फिर जाएगा और फिर आएगा, यानी ये इनका फिक्स पॉइंट ये हो। ठीक, फिर दूसरा, ये तो किसके आधार पर, बेस्ड ऑन लोकोमोशन। अब कार्य करने की क्षमता के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर। अब कार्य के आधार पर भी रोबोट दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप फर्स्ट
और टाइप फर्स्ट में ऐसे रोबोट आते हैं जो मानव से बेहतर कार्य कर सकते हैं। नाइनटीन 1941 में कहां कहां रुक रुक के क्वेश्चन पूछते रहते हो भाई। कौन से स्टार्टिंग वाले टॉपिक का पीडीएफ? 3 पीडीएफ के अलावा सभी पीडीएफ मैं भेज चुका हूं, ठीक। तो टाइप 1 में और टाइप 2 में बेसिक डिफरेंस ये है कि टाइप 1 में ऐसे रोबोट आते हैं जो मानव से बेहतर कार्य नहीं कर सकते, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट, सॉरी इंडस्ट्रियल तो बेहतर, हाँ एक मिनट, सॉरी फिर से टाइप 1 है ना, टाइप 1 इसके अंतर्गत ऐसे रोबोट आते हैं जो मानव से बेहतर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। सोफिया क्या मानव से बेहतर कार्य करता है? सोफिया कौन सा कार्य करता है? महिला रोबोट है, आपको हाय हेलो वगैरह यही तो करती है, और क्या करती है? जितने भी इंडस्ट्रियल रोबोट हैं, औद्योगिक कारखानों में जो रोबोट हैं, वो क्या करते हैं? मानव से बेहतर कार्य करते हैं। देखो, रोबोट के बारे में एक चीज आप समझ लेना कि कितना भी कोई भी रोबोट हो, मानव से बेहतर कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन ये रोबोट ऐसे जगहों पर भी कार्य कर सकते हैं जहां पर मानव की पहुंच इम्पॉसिबल होती है, ठीक है। जैसे स्पेस में सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, चंद्रमा पर या फिर मंगल ग्रह पर जो हम रोबोट भेजते हैं, ठीक है ना, ज्वालामुखी का हम अध्ययन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज्वालामुखी का अध्ययन अगर हम वहां पर जाकर करेंगे तो हम रोबोट की तुलना में ज्यादा हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम वहां पे जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो रोबोट क्या करता है? ऐसा नहीं कि मानव रोबोट से बेहतर नहीं कार्य करता है, कि बनाया तो मानव नहीं है ना। तो सेकेंड टाइप में क्या है कि कुछ रोबोट जो होते हैं वो मानव से बेहतर कार्य नहीं कर सकते, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र के खतरे को देखते हुए मानव के स्थान पर रोबोट का ही प्रयोग किया जाता है। तो टाइप 1 में जो होता है रोबोट, वो मानव से बेहतर कार्य कर सकते हैं, और टाइप 2 में वे रोबोट जो मानव से बेहतर कार्य नहीं कर सकते, परंतु खतरे को देखते हुए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान में, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान में, समुद्री परितंत्र का अध्ययन करने में, रक्षा प्रौद्योगिकी में, इन सबों में जो रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं, जाहिर सी बात है कि मनुष्य से बेहतर कार्य नहीं करेंगे, लेकिन मनुष्य के ऊपर खतरा देखते हुए इनकी जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्य के आधार पर हो गए। तीसरा एक और है, बेस्ड ऑन से आकृति के आधार पर, इनकी संरचना के आधार पर, ठीक। तो इनकी संरचना के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं यांत्रिक रोबोट और दूसरे को हम बोलते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। ये भी दो कैटेगरी के होते हैं, मैकेनिकल और ह्यूमनॉइड। यांत्रिक रोबोट जो होते हैं वो इंडस्ट्री वाले औद्योगिक रोबोट होते हैं, और ह्यूमनॉइड जो रोबोट होते हैं वो मानव की तरह दिखने वाले रोबोट होते हैं। अब ये जो मानव की तरह दिखने वाले होते हैं, इसमें भी दो होते हैं। एक को हम बोलते हैं एंड्रॉयड और दूसरे को हम बोलते हैं गायरॉयड। तो जो एंड्रॉयड होते हैं उनको हम, जो
मेल की तरह दिखते हैं उनको हम बोलते हैं एंड्रॉयड, और जो फीमेल की तरह रोबोट दिखती हैं उनको हम बोलते हैं पैरेट्स। ठीक, तो ये आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स, इस एप्लीकेशंस में पहला है आपका स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। पहला यूज है आपका स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। तीसरा पॉइंट आकृति के आधार पर है। मैकेनिकल जो रोबोट होता है वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, यांत्रिक रोबोट इसको बोलते हैं। आकृति के आधार पर दो प्रकार के रोबोट होते हैं, एक को हम बोलते हैं मैकेनिकल और दूसरे को हम बोलते हैं ह्यूमनॉइड। तो जो यांत्रिक और मैकेनिकल रोबोट होता है इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है, बड़े बड़े रोबोट होते हैं, मशीन होते हैं। जो ह्यूमनॉइड होते हैं, ह्यूमन की आकृति वाले जो रोबोट होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एंड्रॉयड और गैरॉयड। तो जो एंड्रॉयड पुरुषों की तरह दिखने वाले होते हैं, मेल की तरह, और जो गैरॉयड होते हैं वो फीमेल की तरह। ठीक है, तो चिकित्सा क्षेत्र में सबसे पहले इसके एप्लीकेशंस को हम देखेंगे मेडिसिन सेक्टर में। तो मेडिसिन सेक्टर में एक नाम आता है रोबोटिक प्रोस्थेटिक। रोबोटिक प्रोस्थेटिक, ठीक, यानी ऐसे रोबोट, ठीक, ऐसे रोबोट जो मानव शरीर के अंगों की नकल होते हैं। ऐसे रोबोट जो मानव शरीर के अंगों की नकल होते हैं और ये प्राकृतिक अंगों के समान ही कार्य करते हैं, प्राकृतिक अंगों के समान ही कार्य करते हैं। ये पूर्ण स्वचालित अंग होते हैं, पूर्ण स्वचालित अंग होते हैं जो तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका तंत्र से संकेतों को या तंत्रिका तंत्र के संकेतों को कार्य में बदलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं, जो रोबोटिक प्रोस्थेटिक होता है ये टोटल पूरी तरीके से मानवीय अंगों की नकल होते हैं और ये प्राकृतिक अंगों की तरह ही कार्य करते हैं, टोटली ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ अमन जी, ऐसे पार्ट रोबोट, ऐसे रोबोट जो हूबहू मानव अंगों की नकल होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक। ठीक, ये तंत्रिका तंत्र के संकेतों यानी हमारे मस्तिष्क से संकेतों को प्राप्त भी करते हैं और उसके अनुसार ये कार्य भी करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रोबोटिक आर्थोटिक्स। रोबोटिक आर्थोटिक्स, ठीक है, ये भी बिल्कुल मानवीय अंगों की नकल होते हैं। ठीक, अब ये जो रोबोटिक आर्थोटिक्स होता है इनका प्रयोग जो होता है लकवाग्रस्त अंगों की जगह लगाया जाता है। ठीक, यानी शरीर के ऐसे भाग जो लकवाग्रस्त हो जाते हैं
उनकी जगह रोबोटिक आर्थोटिक्स लगाया जाता है। ये एक रोबोट होते हैं जो मानव अंगों के समान ही होते हैं और ये भी आपके मस्तिष्क से संकेतों को प्राप्त करके उसी के अनुसार ये कार्य करते हैं। ठीक, क्लियर? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए लोगों को डर है कि जिस दिन मशीन में खुद के द्वारा सोचने की क्षमता डेवलप हो जाएगी उस दिन मानव का विनाश हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद तीसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में है रोबोटिक नर्स। ठीक है, रोबोटिक नर्स यानी कुछ ऐसे रोबोट बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं जो हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करती हैं, उनको किस टाइम पे कौन सी दवा देनी है इसकी वो देखरेख करती हैं। इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों का जो नॉलेज है वो आपके रोबोट में डाल दिया जाता है। तो ये टाइम टू टाइम जो रोबोटिक नर्स होती हैं वो बेड पर जाती हैं और मरीज को आगाह करती हैं। ठीक है, हाँ, जैसे अभी कोरोना के केस में हो रहा है, मरीज को आगाह करती हैं और यहां तक कि मरीज को दवा भी देती। ठीक है, और इस मेडिकल सेक्टर में चिकित्सा के उपयोग में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम हासिल किया है रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में। रोबोटिक सर्जरी में क्या हुआ है कि नवंबर 2018 में भारत द्वारा विश्व की पहली टीलो रोबोटिक कोरोनरी सर्जरी की गई है। हृदय का सफल ऑपरेशन किया गया है। कोरोनरी आर्टरी, हार्ट में मैंने बताया है, कोरोनरी आर्टरी का सफल ऑपरेशन किया गया, रोबोटिक सर्जरी की गई डॉक्टर तेजल पटेल के द्वारा। डॉक्टर तेजल पटेल के द्वारा। ये जो डॉक्टर थे इनकी क्लिनिक अहमदाबाद में थी और ये अहमदाबाद से दूर 32 किलोमीटर दूर गांधीनगर में स्थित थे। तो गांधीनगर से बैठे बैठे इनके हॉस्पिटल में रोबोटिक नर्स थी। वह रोबोटिक नर्स जो थी वह मरीज के पास गई और उस मरीज, महिला मरीज थी, उस मरीज की कोरोनरी आर्टरी का सफलतम ऑपरेशन किया और इस टाइप का ऑपरेशन दुनिया का पहला ऑपरेशन था, यानी फर्स्ट टीलो रोबोटिक कोरोनरी सर्जरी। फर्स्ट टीलो रोबोटिक कोरोनरी सर्जरी यह किया गया था डॉक्टर तेजल पटेल के द्वारा। ठीक, यह अपने आप में एक पहली सर्जरी थी। ठीक, अरे वाह, हाँ, तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था पूर्वी जी। ठीक है ना, नवंबर 2018 में। तो आप लोग गुजरात से हो क्या? गुड। गुजरात के अहमदाबाद में, अहमदाबाद सेंटर पे मैं जा चुका हूं। वहां बड़ा अच्छा लगता है कि आज भी वहां पे कप प्लेट में चाय दी जाती है। बहुत पहले गया था अहमदाबाद में मैं, और वहां पे एक और अच्छी चीज खिलाते हैं। जैसे हम लोग खिचड़ी खाते हैं ना, तो वहां पे नमकीन वाली खिचड़ी मिलती है, बहुत तीखी।
वहां के जो हाँ कोरोनरी सर्जरी का नाम लिखिए, लोचा। हाँ हाँ, उस सर्जरी का नाम है आपका टीलो-रोबोटिक कोरोनरी सर्जरी। पूरी तरीके से बोलते हैं टीलो-रोबोटिक कोरोनरी इंटरवेंशन सर्जरी। ठीक है, चलिए, हाँ मौका मिला तो फिर हम आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहला यूज हमारा मेडिकल सेक्टर में यानी हेल्थ सेक्टर में, दूसरा यूज हम देखते हैं सैनिक क्षेत्र में। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में। तो डिफेंस सेक्टर में एक रोबोट है जिसका नाम है फिनास। फिनास, ये फिनास क्या करता है? बारूदी सुरंगों का पता लगाता है, बारूदी सुरंगों का पता लगाता है। ठीक, दूसरा रोबोट है दक्ष। दक्ष, दक्ष क्या करता है? ये डीआरडीओ ने विकसित किया है इसको। यह विस्फोटकों की पहचान करता है, विस्फोटकों की पहचान करता है और भारत का उन्नत कोटि का रोबोट है ये। ठीक, नेक्स्ट है इस चतुर। चतुर, इसको भी डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक, अब ये रोबोट क्या करता है? यह सिग्नल को समझता है और सिग्नल को समझने के दौरान प्रतिक्रिया भी देता है। सिग्नल को समझता है और सिग्नल को समझने के दौरान प्रतिक्रिया भी देता है। और डीआरडीओ इसी चतुर को आगे आने वाले भविष्य में बंदूक चलाने एवं मिसाइल चलाने के लिए भी प्रयोग में लाएगी। ठीक, दक्ष जो होता है यह विस्फोटकों की पहचान करता है और यह उन्नत कोटि का एक रोबोट है, हाई क्वालिटी का रोबोट है जो विस्फोटक पदार्थों की पहचान करता है। फिनास बारूदी सुरंगों का पता लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यूज में देखते हैं अंतरिक्ष रिसर्च में। अंतरिक्ष रिसर्च में नहीं, उस अनुसार से उसकी प्रोग्रामिंग की जाएगी इंद्रजीत जी। कहा जाता है ना, किसी भी प्रकार से ह्यूमन को नुकसान न पहुंचे ऐसी प्रोग्रामिंग रोबोट में की जाती है। ठीक है, की जाए। अब आपको स्पेस में मैंने बताया है कि किसी भी ग्रह का अध्ययन, उपग्रह का अध्ययन, धूमकेतु का अध्ययन, इसके लिए हम क्या करते हैं? अंतरिक्ष में रोबोट को भेजते हैं और ये स्थान, हाँ बिल्कुल हैक किया जा सकता है, 100% हैक किया जा सकता है। जो रोबोट आप किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल कर देंगे, दूसरा उसको हैक करके आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है वो। ठीक है, जैसे अलकायदा जो था, अलकायदा के जो अपने वेबसाइट थी उसमें बम बनाने के बहुत सारे तरीके थे। तो अमेरिका ने क्या किया था? उसको वेबसाइट को हैक करके उसमें जो है मैगी और चिकन बनाने की रेसिपी डाल दी थी। है? तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, रोबोट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। पॉसिबिलिटी इसकी होती है कि इसके सॉफ्टवेयर को, इसके सेंसर को हैक करने की, नो डाउट हो सकता है। ठीक है ना, बट अगर हम इसको इनक्रिप्टेड कर देंगे तो कोई हैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो दूसरी बात हो जाएगी। जैसे अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में रोबोट भेजना आसान होता है
मानव मिशन के अतिरिक्त, क्योंकि मानव मिशन को भेजने में खतरे होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये रोबोट वहां पर मानव से अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन खतरे को देखते हुए हम क्या करते हैं, रोबोट को ही भेजते हैं। जैसे नासा ने मंगल पर अध्ययन के लिए क्यूरोसिटी नामक रोबोट भेजा है, ये स्पेस में आपने लिखा है। इनसाइट नामक रोबोट भेजा है, ठीक है। जापान ने किरोबी, जापान ने किरोबी नामक ह्यूमनॉइड रोबोट, किरोबी नामक ह्यूमनॉइड रोबोट अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में स्थापित किया है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में स्थापित किया है, जो मानव के साथ संवाद करता है, ठीक है। चतुर जो होता है वो सिग्नल को समझता है और सिग्नल को समझने के बाद प्रतिक्रिया भी देता है। और डीआरडीओ आगे इसका जो इस्तेमाल है वह बंदूक चलाने एवं मिसाइल चलाने में कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज है आपदा प्रबंधन में, ठीक। नेक्स्ट यूज है आपका इसका आपदा प्रबंधन में। तो आपदा प्रबंधन में रोबोट को ऐसे क्षेत्रों में भेजा जा सकता है जहां पर मानव को भेजना संभव नहीं है। रोबोट को ऐसे क्षेत्रों में भेजा जा सकता है जहां पर मानव को भेजना संभव नहीं है। जैसे नेपाल में आप देखिए भूकंप आया था, तो बहुत सारे जो इलाके थे जहां मानव नहीं जा पाते थे, वहां रोबोट के माध्यम से स्थिति का पता लगाया गया, ठीक है। जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मलेशिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस विमान का नाम था MH370, MH370। इसकी पता लगाने के लिए जो रोबोट भेजा गया था, उस रोबोट का नाम था ब्लूफिन 2, यानी ब्लूफिन 2 नामक जो रोबोट है, मलेशिया जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था उसका पता लगाया। यह एक रोबोटिक पनडुब्बी थी, ठीक। नेक्स्ट इसका यूज उसी आपदा प्रबंधन में अमेरिकी संस्था ने एटलस, ATLAS, अमेरिकी संस्था ने एटलस नामक रोबोट बनाया है, ठीक। एटलस नामक रोबोट बनाया है जो आग में फंसे हुए व्यक्तियों को पहचान कर बाहर निकालता है। हाँ, तो आदर्श जी इंसान का काम रह जाएगा रोबोट को बनाना। इसीलिए तो विकासशील देशों में बेरोजगारी बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं रोबोटिक्स से। आगे चर्चा होगी इसकी। नेक्स्ट इसका यूज है आपके कृषि क्षेत्र में, और कृषि क्षेत्र में भारत के जो चर्चित वैज्ञानिक है उनका नाम है PSV किसान, PSV किसान, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में जो रोबोटिक्स का प्रयोग है वो पश्चिम देशों में बहुत प्रचलित है। जैसे पके हुए फलों का चुनाव करना, खाद्य पदार्थों की पैकिंग करना, ठीक है ना, बीजों को पहचानना इत्यादि कार्य जो करते हैं वो रोबोट करते हैं। तो ये सब कार्य किसके अंतर्गत आता है, आपके कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में अभी कृषि रोबोट जो है वो रिसर्च के स्तर पे है, अनुसंधान के स्तर पे है, ठीक है, अनुसंधान के स्तर पर है। और भारत के जो कृषि वैज्ञानिक हैं PSV किसान, तो PSV किसान ने एक रोबोट बनाया है, उसका नाम है एग्रीबोट, उसका नाम है एग्रीबोट। ये एग्रीबोट क्या करता है कि कृषि संबंधी कार्य में सहायता करता है, ठीक है।
और मेन इसका काम है कि ये बीजों को पहचानने का कार्य करता है, बीजों को पहचानने का कार्य करता है। ठीक, तो इतने आपके एप्लीकेशंस थे। कल हम लोग क्लास में भारत में रोबोटिक्स को देखेंगे और इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल रोबोट और नेशनल रोबोट जो स्पेसिफिक है उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, उसके बाद फिर कल आपका नैनोटेक भी समाप्त हो जाएगा। नैनोटेक भी छोटा है और आईपीआर भी ये हो जाएगा। ठीक है, और कल आपको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी सारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आईटी वगैरह। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं भेज दूंगा आज। ओके, थैंक यू। हम लोग कल मिलते हैं।